सर 243 के ऊपर ही पहले जनरल साहब आप ही वजाहत कर दें, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस, आर्मी चीफ भी वही होंगे, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी वही होंगे। और एक और बड़ी सिग्निफिकेंट चेंज ये है कि प्राइम मिनिस्टर जो है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, आर्मी के अंदर से एक ऑफिसर को नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड का सरबराह भी मुकर्रर करेंगे। तो दो बहुत बड़ी मैसिव चेंजेस आपने 27वीं तरमीम के अंदर इंट्रोड्यूस करवाई हैं। पहले तो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का ही बता दें कि ये किस तरीके से ये ऑफिस ऑपरेट करेगा। देखिए, दुनिया की जितनी भी बड़ी अफवाज हैं या जो टॉप रैंकिंग अफवाज हैं, जिसमें अमेरिका है, बरतानिया है, फ्रांस है, चाइना है, इवन इंडिया ने आज से 5 साल पहले 2020 में CDS का ओहदा मुतारफ़ कराया था। और पहले उनके CDF थे बिपिन रावत साहब थे, फिर वो एक एयर क्रैश में जान बहक हो गए, और अब अनिल चौहान साहब हैं। अब हमने ये मार्गाग में देखा कि जो पहले ट्रेडिशनल 3 फोर्सेस थी, एयरफोर्स, नेवी और आर्मी, उनके अलावा बाकी कमांड ये फोर्सेस क्रिएट हो गई। जैसे अब रॉकेट फोर्स का नाम ले रहे हैं, जैसे साइबर कमांड ने उस मार्गाग में एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। इंडिया ने भी साइबर कमांड बनाई हुई है, उन्होंने लॉजिस्टिक कमांड भी बनाई हुई है, और अब वो थिएटर कमांड की बात कर रहे हैं। सर, तो हमें ये डिफेंस फोर्सेस हैं जी, जो तो, नेवी जी और एयरफोर्स, ये जो रेगुलर हमारी दोनों फोर्सेस हैं, ये भी अब चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के मातहत होंगी। नहीं, मतहत देखिए, इस डायरेक्टली मतहत जो है ना, मतहत एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा लफ्ज़ है, बट ही इज गोइंग टू बी द चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस। तीनों फोर्सेस के चीफ हो गए ना। तीनों के अलावा अगर रॉकेट फोर्स आ जाती है, जैसे हमने अनाउंस कर दिया रॉकेट फोर्स बनने जा रही है, ठीक है, उसके बाद हमारी स्ट्रेटेजिक फोर्सेज हैं, जैसे आपने कहा ना, नेशनल स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड, ये हमारी जो नेवल ये जो हमारे न्यूक्लियर एसेट्स हैं उनको सारों को, जैसे तीनों की आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की अपनी अपनी थी। आर्मी स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड, नेवल स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड, ये एग्जिस्ट करती हैं। सर अब एक थोड़ी क्लैरिटी के लिए समझने के लिए आसान हो जाएगा, नेवी, एयरफोर्स और आर्मी, इन तीनों के सरबराह चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज होंगे। देखिए, सरबराह फॉर टू कोऑर्डिनेट द ऑपरेशंस, टू क्रिएट जॉइननेस, अदरवाइज वो इंडिपेंडेंट होंगे। वो इंडिपेंडेंट प्राइम मिनिस्टर अपनी स्वाबदीद के तहत उन्हें लगाएगा, वो कुल ही खुद मुख्तार होंगे। जहां ऑपरेशंस की बात आएगी, जहां वॉर स्ट्रेटेजी की बात आएगी, वहां फॉर ऑल ऑपरेशनल पर्पसेस, और ऑपरेशनल पर्पसेस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो है वो ऑपरेशंस को कोऑर्डिनेट करेंगे, उसमें जॉइंटनेस लाएंगे, उसमें सिनर्जी लेकर आएंगे, ताकि एक दूसरे के फोर्सेस कॉम्प्लीमेंट करें, इंडिपेंडेंट ऑपरेशंस ना हो। बिलाल साहब से पूछते हैं, बिलाल साहब ये तो मैं इसमें सिर्फ ये ऐड कर, जैसे त्रिशूल का आपने जिक्र किया, अब देखिए त्रिशूल में उनकी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स हिस्सा ले रही है, उसमें साइबर कमांड हिस्सा ले रही है, उनकी लॉजिस्टिक कमांड हिस्सा ले रही है। तो अब 3 से 5 तो मैं आपको ये गिना रहा हूँ। तो हमारी जो प्रीडोमिनेंट स्ट्रेटेजी है पाकिस्तान की, वो लैंड स्ट्रेटेजी है। जैसे हमारा 3,500 किलोमीटर का बॉर्डर इंडिया के साथ है, 2,500 से किलोमीटर ज़्यादा बॉर्डर अफगानिस्तान के है। तो जो लैंड ऑपरेशंस होते हैं ट्रेडिशनली और फ्यूचर में भी, उनको नेवी और एयरफोर्स सपोर्ट करेंगी। ये नहीं होगा कि एयरफोर्स एक ऑपरेशन कर रही है तो लैंड उनको कर रही है। तो लैंड प्रीडोमिनेंट स्ट्रेटेजी है, हमारी ज्योग्राफिकल हालात ऐसे हैं, हमारी कॉन्फ़िगरेशन ऐसी है, तो इसमें हमेशा से ऐसा रहा है कि लैंड ऑपरेशन। जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का जो ऑफिस था, वो भी इसी काम के लिए, वो कमेटी थी, वो एक कमेटी थी। वो कमेटी अबॉलिश की जा रही है, वो कमेटी खत्म हो जाएगी, उसकी जगह क्या लेगी? चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस, ये एक हेडक्वार्टर बनेगा। CDF तो बॉस हो गए, उसके नीचे कमेटी बनाएंगे, उसके नीचे हेडक्वार्टर होगा, उसका हेडक्वार्टर होगा, उसमें प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर्स होंगे, जो तीनों सर्विसेज के मैटर्स को कोऑर्डिनेट करेंगे। और बिलाल साहब से भी पूछे, बिलाल साहब आप बताइएगा, ये दोनों बहुत सिग्निफिकेंट है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड, जो वो भी प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करेंगे, लेकिन फ्रॉम आर्मी, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ आर्मी चीफ। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नदीम साहब बहुत शुक्रिया अपने शो में दावत देने का। देखिए, आज एक तो जी आज ये सेनेट से ये अब पास हुई है जी विद 2/3 वोट, और कल ये नेशनल असेंबली में जो 27 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, ये हम एक्सपेक्ट करें कि वहाँ पे प्रेजेंट होगी। 64 चाहिए थे 2/3 के लिए, और 64 ही आपको मिली। जी, और उसके लिए एक PTI के बंदे को और एक JUI के बंदे को आपको लोटा बनाना पड़ा। नहीं, देखिए, ये तो अब आपकी लोटा बनाना, अब आप उससे कहें, अब उनकी एक अपनी आप कहें कि कभी जब भी कोई मेंबर अपनी मर्जी इख्तियार करे तो किसी को पसंद ना हो तो उसको लोटा कह दें, उनकी अपनी एक चॉइस है। आप कह दें सर, लेकिन वो अपनी पार्टी लाइन के खिलाफ वोट दिया। नहीं, तो पार्टी लाइन देखिए, आप ये इख्तियार है जी, सोचते समझते ही इंसान है ना। तो अगर उन्होंने एक फैसला किया है, नोइंग द कॉन्सिक्वेंसेज, उन्होंने क्यों, ये उनकी एक मंशा है, उनकी चॉइस है, एंड आई थिंक दे हैव मेड द राइट डिसीजन। देखिए, चूंकि जिनकी आप पार्टी लाइन की बात कर रहे हैं, पार्टी लाइन वालों ने तो स्टैंडिंग कमेटी और पार्लियामेंट्री प्रोसेस का हिस्सा होना गवारा नहीं किया, हमेशा की तरह। हमने बार बार इनसे कहा, आप स्टैंडिंग कमेटी के अंदर, मैं उधर मेंबर था, 2 दिन हमने लगाए हैं,
आर्टिकल बाय आर्टिकल रीडिंग भी हुई, बहस भी हुई, कुछ इंप्रूवमेंट्स भी उसके नतीजे में स्टैंडिंग कमेटी में इसमें बिल में आई। अब इतनी दौड़ ना लगाते ना तो 2-4 रोज मेहनत कर लेते तो आपको वैसे ही किसी पार्टी से सपोर्ट मिल जाती है। नहीं, 2 वोट का तो फर्क है। नहीं, देखिए बात ये है कि आपको तो जल्दी है कि बस 3 दिन नहीं जी, देखिए हमने वो जल्दी नहीं, हमने स्टैंडिंग बिल्कुल पार्लियामेंट्री प्रोसेस के तहत ही किया और सेनेट के अंदर ये बिल प्रेजेंट हुआ, स्टैंडिंग कमेटी में ये गया जिधर से हस्बे रवायत। आप कौमी असम्बली से कब पास कराएंगे? नहीं, कौमी असम्बली में अब कल प्रेजेंट होगा बिल और उसके बाद देखिए क्योंकि देखिए स्टैंडिंग कमेटीज दोनों हाउसेस की उसको कंसिडर किया, आर्टिकल बाय आर्टिकल रीडिंग की, तकरीबन 12-13 घंटे इसके ऊपर लगे। मतलब कल आप पास करवा सकते हैं कौमी असम्बली से? नहीं, देखिए वो तो अब प्रेजेंट हो जाएगी, उसके बाद आई एम श्योर तकारीर भी होंगी, तो लेट्स सी व्हेन इट हैपेंस। बट स्टैंडिंग नहीं, मगर देखिए मगर जो स्टैंडिंग कमेटी का अमल है, या तो आप कहते हैं कि स्टैंडिंग कमेटी का अमल जो है वो नाकाफी है। देखिए पार्लियामेंट्री प्रोसेस में और तो कोई तरीका नहीं है एक किसी भी कानून को तफसील में देखने का। इधर दोनों स्टैंडिंग कमेटीज लॉ एंड जस्टिस की, नेशनल असेंबली और सेनेट दोनों की जॉइंट मीटिंग बुलाएगी, जिससे विलफुली पीटीआई ने हमेशा की तरह टीवी पे बयानात अपनी जगह, मगर जहां पर आके डिबेट करनी चाहिए थी, अपना मौका देना चाहिए था, वहां पर नहीं आए। उसी तरह जिस तरह जाफर एक्सप्रेस हमले के बाद नहीं आए, उसी तरह जिस तरह जब प्राइम मिनिस्टर मीटिंग बुलाते हैं तो नहीं आते, फिर बाद में कहते हैं हमारी राय नहीं ली गई। मगर जो आपने सवाल किया है, देखिए इसके हवाले से बिल्कुल अब आपके जिस तरह आप जिक्र कर रहे थे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बिल नाउ कंकरेंटली, अगर ये नेशनल असेंबली से भी इंशाल्लाह हम एक्सपेक्ट करें कि ये 27 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास हो जाएगी एंड इट विल देन बिकम अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो वो कंकरेंटली चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज होंगे। और मकसद वो ये जो जनरल साहब बता रहे थे कि एक यूनिटी ऑफ कमांड इंश्योर करने के लिए प्रैक्टिकली इंफरादी सतह पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने यही किरदार पिछली जंग में अदा किया, मगर इसको इंस्टीट्यूशनलाइज करना। और आज के दौर में जहाँ पे डिफेंस की डेफिनेशन इटसेल्फ इज़ नॉट जस्ट सिंपली लैंड, एयर एंड सी, डिफेंस की एक अपनी डेफिनेशन वसी हो गई है और उसके अंदर टू इंश्योर कोऑर्डिनेशन एंड टू इंश्योर दैट इन अ सिंक्रोनाइज्ड एंड कोऑर्डिनेटेड इन अ होलिस्टिक मैनर आप अपने मुल्क का दिफा कर सकें। तो इसीलिए इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए पार्लियामेंटेरियंस ने, पहले हुकूमत ने ये बिल पेश किया और अब 2/3 वोट के साथ सेनेट ने इसको पास किया आफ्टर डिलिबरेशंस। तो ये इसका मकसद है जी, और हम उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह कि इससे जो हमारा दिफा है वो मजीद मजबूत होगा और ओवरऑल ये जो तरमीम है इससे गवर्नेंस मजीद मजबूत होगी। जी आप सर, उमैर साहब, आपको ढेर सारी तकरीरें सेनेट में भी करनी चाहिए थी, आपको ढेर सारे अपने आर्गूमेंट्स और पॉइंट जो तब्दीलियाँ थी, तरामीम थी, तजवीज़ करनी चाहिए थी स्टैंडिंग कमेटीज़ के अंदर भी। पार्टी को अपना रोल अदा करना चाहिए, चाहे 2 बंदे हो, चाहे 25 बंदे हो, चाहे 50 बंदे हो। उठा के पीछे निकल जाना तो आप उसको फ्री हैंड दे देते हैं जो आपने दिया। नहीं, फ्री हैंड तो नहीं है जी। देखें सिस्टम, देखें क्या चल रहा है, मतलब देखें कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज़ मौजूद थी, जो सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट की फाउंडेशन है, वो आज इन्होंने हिला दी हैं। 26वीं आईनी तरमीम में जो रास्ता तकरीर कौमी असम्बली में करते तो कितना अच्छा लगता है। तो कौमी तो अभी आई नहीं ना, तो कौमी में होगी ना। देखें सेनेट वाले तो आज उन्होंने की होंगी, वो 1-2 दिन से कर रहे हैं इस चीज़ पे। बैरिस्टर अली जफ़र बोले थे पहले, आज का मुझे नहीं आइडिया, मगर देखें आर्टिकल 243 की आपने बात की, देखें जो आप कह रहे हैं कि ऑन द रिकमेंडेशन अपॉइंट होगा, मतलब ये पार्लियामेंट अपने डोमेन में से एक चीज़ उठा के कहीं और दे रही है। आप सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट पे कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, आप खुद कदगन लगा रहे हैं। मतलब इस चीज़ का इन्हें सोचना चाहिए। फिर जो सारी चीज़ें पार्लियामेंट के हिस्से से कोई चीज़ नहीं जा रही, लेकिन पार्लियामेंट के हिस्से से आप ऑपरेट कर रहे हैं ना, और बात कर रहा हूं, उसका तरीकाकार अब चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के ऑफिस से बदल गया। 243 के 6 की बात करूं तो प्राइम मिनिस्टर शैल ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अपॉइंट द कमांडर ऑफ नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड। तो ये स्ट्रक्चर अब थोड़ा डिफरेंटली डिफाइन किया गया, पहले से फर्क हो गया, इसमें डिफरेंट हो गया ना। तो फिर देखें फर्क आ गया, जहां पार्लियामेंट पहले खुद सारी चीजें प्राइम मिनिस्टर करता था, उसकी डोमेन से एक चीज़ तो निकल गई, तो फर्दर बैलेंस ऑफ पावर किधर टिल्ट करेगा, ये सारी डिबेटेबल। फिर ये जो बातें कर रहे हैं ना कि ये होगा, ये स्ट्रेटेजिक कोऑर्डिनेशन के लिए क्या आर्मी एक्ट में कोई तरामीम हुई है, कहीं प्रपोजल डिस्कस हुई है, सारे हम हवा में बातें कर रहे हैं। आर्मी एक्ट में हो सकता है सब्सिक्वेंटली इस तरमीम के बाद तब्दीलियां आएंगी।